सबसे पहली खबर आपके सामने लंदन से, जहां पर पहुंचे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी और हमारी बाजी मरियम नवाज, और पहुंचे हैं जिनीवा स्विट्जरलैंड से अपना महंगा तरीन और पुरवकार दौरा कंप्लीट करके। महंगा तरीन इसलिए कह रहा हूं कि वहां से शकील साहब ने हमें होटल का नाम और होटल के चार्जेस भेजे थे, जिससे पता ये चल रहा था कि पर नाइट जो वहां पर चार्जेस थे होटल के, वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए फी कमरा पर नाइट के लिए जो चार्जेस वो होटल चार्ज कर रहा था वो थे। अब आप खुद ही ज़रब तकसीम कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे और बहुत सारे और लोग भी थे, तो कितने कमरे होंगे, कितने 15-15 20-20 लाख होंगे, और वो कौन पे करेगा? वो क्या सरकार पे करेगी, क्या प्राइवेटली किसी ने पे किए हैं, इन्होंने खुद किए हैं? क्योंकि बाजी तो पिछली दफ़ा जब स्विट्ज़रलैंड गई थी तो शायद 18 दिन का या 21 दिन का उन्होंने जो दौरा किया था, वो टोटल उन्होंने जो पाकिस्तानी अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में रिपोर्टेडली दिखाया था, वो 53,000 रुपया दिखाया था। जी हाँ, 53,000 रुपये पाकिस्तानी, 53,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, जिसका मतलब तकरीबन रफली $200 के करीब उनका खर्चा आया था जब वो 18 से 20-21 दिन मेरा ख्याल पिछली दफ़ा स्विट्ज़रलैंड में नहीं थी। तो अब तो ये जो होटल है, ये तो पर नाइट जो है वो $5,500 इसके चार्जेस नज़र आ रहे हैं, और अब ये भी पता करना पड़ेगा कि ये तमाम चार्जेस कौन पे कर रहा है। बहरहाल इसलिए इसको महंगा तरीन कहा। और पुरवकार तो आपने देख ही लिया था, एक चौक के ऊपर एक पाकिस्तानी बहन ने जिस तरीके से मियाँ साहब और बाजी मरियम दोनों की सर्जरी कर डाली थी, वो पूरी तफसील हमने अपने व्लॉग में बयान की थी। और फिर उससे बचने के लिए इन्होंने इसको मजीद पुरवकार बनाने के लिए पूरे 4 लोग पूरे यूरोप में से ढूंढे थे, 5वां बंदा नहीं मिला था, इसलिए कैमरामैन जो था वो उनका नहीं था, वो फिर मरियम नवाज साहबा का पंजाब से जो सरकारी गार्ड साथ गया हुआ था, उसने कैमरामैनी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। और वो जो पूरे नून लीग के 4 पटवारी ढूंढे गए थे, उन्होंने वहाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाकर उल्टी नवाज शरीफ के लिए हजीमत खड़ी की थी। वो कैसे, वो भी आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन बहरहाल अब वो पुरवकार और महंगा दौरा कंप्लीट करके नवाज शरीफ साहब और हमारी प्यारी बाजी मरियम नवाज जो हैं वो पहुंचे हैं अब लंदन। और वहाँ उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जग हसाई और ठुकाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर अपने ख़ास किस्म के सहाफ़ी बुलाए गए, उन्हें सवालात फीड किए गए कि आपने ये सवाल करना है, आपने ये। टोटल उस नशस्त में एक स्मोक के बारे में जो सवाल था, वो इंडिपेंडेंट सवाल मालूम हो रहा था, जो आजकल के मामलात के साथ मिलता जुलता था। बाकी तमाम सवाल जो थे वो फरमाइशी लग रहे थे माजरत के साथ, और वो सारा एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रेस के साथ इंटरेक्शन मियाँ साहब ने अरेंज किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिन बुरे हों तो इंसान ऊँट के ऊपर भी बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है। मियाँ साहब के साथ आजकल वही हो रहा है, वक्त बुरा चल रहा है, इसलिए बुजुर्गी में बेटी को साथ लेके लूर लूर फिर रहे हैं, और हर जगह पर ऐसी तनकीद हो रही है कि समझ नहीं आती कि अब क्या करें। ना बेटी को समझ आती है कि अब्बा को कैसे बचाऊं, ना अब्बा को समझ आती है कि बेटी को कैसे बचाऊं। और आज तो मियाँ साहब ने अपनी ही सर्जरी खुद कर डाली। जी हाँ, आज उन्होंने पूरी नून लीग की, अपनी और बाजी मरियम की, लंदन में खड़े होकर खुद सर्जरी कर डाली। मतलब कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और हारने का ऐलान कर दिया। आज जो बात हम आपको बता रहे थे कि अल्लाह मियाँ का तो इन्हें डर नहीं है, मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी। इन्हें जो रूल ऑफ लॉ है वो तो इनके लिए है ही नहीं, लॉ ऑफ द लैंड है ही नहीं। मतलब अल्लाह का डर था होता तो ये सारे काम ना करते। तो एक ही तरीका है, और वो है कि जो आप लोग इनकी ठुकाई करते हैं कवानीन के अंदर रहते हुए, इखलाकियात के अंदर। इखलाकियात क्या है कि कोई गंदी गाली आपने नहीं देनी, खवातीन के साथ कोई गंदी घटिया हरकत नहीं करनी, आपने हाथ से कुछ नहीं करना। हाँ, आपने इन्हें चोर कहना है, आपने इन लोगों को मुल्क दुश्मन कहना है। ये कोई गंदगी नहीं है, ये कोई गैर जमहूरी नहीं है, ये सब कुछ इन्होंने कर रखा है और आपको ये कहना चाहिए। तो नेम एंड शेम इनको, इनके तमाम सहूलतकारों को, जहाँ ये नज़र आएँ आपको ज़रूर करनी चाहिए। और उसी की तपश मैं आपको बता रहा था ना कि इसकी तकलीफ महसूस होगी, और वो हुई है। और आज मियाँ साहब ने लंदन में दोनों हाथ खड़े करके अपनी हार का ऐलान किया और आपकी जीत का ऐलान किया है। मियाँ साहब ने बताया है कि असर होता है जब आप लोग कुछ करते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो करते हैं, उसका असर होता है, उसकी जलन होती है, चुभन होती है और बहुत शदीद होती है। रोते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन के घर के दरवाजे पर दोनों हाथ खड़े करके क्या इकबाल जुर्म किया, वो सुनिए और फिर उसके ऊपर मैं तज्जिया करता हूँ। ये सुनिए ज़रा मियाँ साहब ने क्या कहा। उस बदतमीजी कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया, और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। फिर गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों के जो है वो टमाटर फेंक रहे हैं। एहतजाज भाई, अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से पढ़ो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों को पीछे भागो और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियाँ उछालो। बदतमीजी का कल्चर शुरू किया उन्होंने, बदतमीजी बदतमीजी का। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। सुन लिया आपने, मियाँ साहब ने इसमें 3-4 अहम चीज़ें कही। एक तो उन्होंने कहा कि नौजवानों को, छोटी छोटी उम्र के नौजवानों को पीछे लगा दिया है।
तो तकलीफ हो रही है जब आप पीछे लगते हैं। हालांकि वहाँ पर सिर्फ नौजवान पीछे नहीं थे, एक हमारी कोई प्यारी बहन पाकिस्तानी भी थी जिन्होंने सरेआम सर्जरी की। मियाँ साहब ने यहाँ पर दोबारा डंडी मारी है, झूठ बोला है, उनका क्रेडिट हमारी उस बहन को नहीं दिया तो हम दे देते। बहरहाल एक तो उन्होंने कहा कि नौजवानों को पीछे लगा दिया, गाड़ियों के पीछे भागते हैं, गाड़ियों के पीछे एहतजाज करते हैं, तनकीद करते हैं, गाड़ियों पर टमाटर अंडे फेंकते हैं। भाई ये काम नहीं करना, उसकी वजह ये कि मुंह से ही फेंकते जाएं चीज़ें, मीन मुंह से बातें करें। अंडे और टमाटर इन पर क्यों ज़ाया करते हैं? ये ज़ाया हो चुके हैं, इनकी इतनी अब हैसियत नहीं है सर सियासी तौर पर कि आप इन पर अंडे और टमाटर भी ज़ाया करें। सिर्फ मुंह से इनको कहें वही इनके लिए काफ़ी है। ये उससे ही सियासी तौर पर डूब के मर जाएंगे, क्योंकि ये शान और शौकत, ये पैसा, ये बाजी मरियम ने रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि 71,000 US डॉलर, जी हाँ दुरुस्त सुन रहे हैं, 71,000 US डॉलर जो पाकिस्तानी 2 से 2.5 करोड़ रुपया बनता है, उसका कोट पहन रखा था। और फिर आगे बात करते हैं कि बाजी ने आजकल इतना टाइट किस्म का स्कार्फ क्यों ले रखा है। और ये बात मैंने आपको 3-4 दिन पहले अपने व्लॉग में बताया था कि अगले कई दिन तक आप बाजी को स्कार्फ में देखेंगे। और जब मैं कई दिन कहता हूं तो 6-7 दिन मैंने प्रेडिक्ट किए थे, अब 5 से 6 दिन हो गए हैं। अगले 2-3 दिन भी और शायद आप बाजी को स्कार्फ में देखें और शायद आप उतर जाए, क्योंकि वो जो ब्रूजेस होते हैं, अगर रिपोर्टेडली वही गले की या नेक की जो सर्जरी होती है जिसमें से नेक से चर्बी निकाली जाती है, ये जो डबल चिन बनती है, इसको कम किया जाता है। प्लास्टिक सर्जन जिनसे मेरी बात हुई, एक तो हमारे मिशिगन में दोस्त हैं, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा मजाक भी उड़ाया कि आपने कुछ ज़्यादा ग्राफिक डिटेल दे दी। हमने आपको बताई तो थी लेकिन इतना आगे बताने के लिए नहीं बताई थी। बहरहाल वो कान के पीछे से या किसी जगह से वो अंदर जाते हैं और फिर सारी गर्दन के अंदर से वो तमाम चीज़ें सक की जाती हैं। तो आपकी ये जो सारी गर्दन होती है इसके ऊपर डॉक्टर्स के मुताबिक निशानात पड़ जाते हैं, ब्रूजेस पड़ जाते हैं। तो उनको छुपाने के लिए आपने देखा है कि मेरी बाजी ने इस वीडियो को दोबारा स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी पूरे जनाब ग्वाल मंडी मूड में हैं, उन्होंने भी गिरेबान उनका खुला हुआ है, मतलब कि बटन तो बंद है लेकिन कोई स्कार्फ नहीं है गले में, कोई सर्दी नहीं है। उस पूरी वीडियो में किसी ने स्कार्फ नहीं ले रखा। मेरी बाजी ने फर वाला कोट तो पहना ही है लेकिन उसके साथ देखिए ज़रा स्कार्फ कितना कस के, और अगर गौर करें तो सर पर और दूसरी जगहों पर सेफ्टी पिन्स लगी हुई हैं स्कार्फ पे, और वो इसलिए है कि कहीं से भी हिल के आपकी नज़र गर्दन पर ना पड़ जाए। और बाजी ने फिर अपने इलाज के बारे में क्या बताया वो भी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा ये तजिया कर लूँ। जो मियाँ साहब ने कहा कि अंडे टमाटर फेंक रहे हैं, तौक्कब कर रहे हैं, गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं। भाई ये गंदे गंदे मीन गंदी गालियाँ नहीं देनी, हाँ चोर शोर कहें वो भी इनको गंदे ही लगेंगे, लेकिन वो आपको कहना चाहिए, आपका हक है, उससे आपने बाज नहीं आना। और उन्होंने कहा कि आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है, ये मियाँ साहब ने कहा, तो किसी अच्छे तरीके से करें। मतलब एहतजाज, ये आपको लूटेंगे, ये आपको मारेंगे, आपकी चादर चार दीवारी की जो है वो तहकीर करेंगे, आपको ये जानवर समझेंगे, लेकिन एहतजाज भी आप इनकी मर्जी से करेंगे। ये आपको बताएंगे अच्छा एहतजाज कौन सा और बुरा कौन सा है। जो एहतजाज इनको बुरा लगेगा वो आपने नहीं करना, ये मियाँ साहब की ख्वाहिश है। उन्होंने आगे कहा कि ना हमें मज़हब सिखाता है। मियाँ साहब आज कितना रो रहे थे, गौर कीजिए कि मज़हब के लिए उन्होंने, रिलीजन के लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मज़हब, दीन, इस्लाम। मेरे ख्याल में तो हमारी तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ना कोई मज़हब सिखाता है, ना कोई दीन सिखाता है, ना इस्लाम सिखाता है और ना कुरान सिखाता है। अब हज़रत मौलाना नवाज़ शरीफ साहब दरबार आलिया एवन फील्ड वाली सरकार से हम कुछ सवालात पूछ लेते हैं कि जनाब ये कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम या कुरान सिखाता है कि आप अपनी अपोजिशन लीडर की नंगी, जाली, गंदी तस्वीर जो हैं वो हेलीकॉप्टर से पकवाएं? वो क्या किसी मज़हब, दीन, इस्लाम या कुरान ने आपको बताया था? सिर्फ उनकी नहीं, उनकी बुज़ुर्ग बेवा माँ की भी नंगी, जाली, गंदी तस्वीर आप हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकवाएं। और कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम, कुरान आपको कहता है कि अपनी अपोजिशन जो लीडर हो उसको पीली टैक्सी कहें, मतलब माजरत के साथ उसे प्रोस्टिट्यूट कहें, ये जो स्लैंग यूज़ करते थे आप उस काम के लिए। फिर कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम, कुरान आपको कहता है कि मॉडल टाउन में हामला औरतों के मुंह में गोलियां मार दें और फिर माने मत और उसके ऊपर इंसाफ ना होने दें? कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम, कुरान आपको कहता है कि आप छांगा मांगा के अंदर मंडी लगाएं, लोगों के ज़मीर खरीदें? कौन सा दीन, मज़हब, इस्लाम और कुरान आपको कहता है कि आप सहाफ़ियों के ज़मीर खरीदें, किसी को पेट्रोल पंप दे दें तो किसी को प्लॉट दे दें? कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम और कुरान आपको ये कहता है कि आप लोगों को रिश्वत में गाड़ियाँ, आर्मी चीफ तक को गाड़ियाँ ऑफर कर दें, आप जजेस अपनी मर्जी के लगवाएं, जजेस से फैसले अपनी मर्जी के करवाएं? आपके छोटे भाई जो पैगाम दे रहे थे जस्टिस कयूम को, उसकी ऑडियो आज भी मौजूद है। फिर कौन सा दीन, मज़हब, इस्लाम, कुरान आपको कहता है कि आपके एक अपोजिशन लीडर की जो बीवी, उसके ऊपर जाली झूठा टाइलों का केस कराएं, वो यहूदी ना हो फिर भी उसके ऊपर यहूदी होने का इल्ज़ाम लगाएं? फिर कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम, कुरान आपको ये इजाज़त देता है या आपको ये सिखाता है मियाँ साहब कि आप अपने अपोजिशन लीडर या जो अपोजिशन में एक बड़ा लीडर हो उसको, जो मुसलमान हो, उसको आप यहूदी लॉबी का एजेंट कहें और इस चीज़ को इस्तेमाल करें? फिर कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम, कुरान आपको ये इजाज़त देता है कि आप
जब हुकूमत से हटें तो एक मुआहदा करें और अपने लोगों से झूठ बोलते रहें कि मैंने मुआहदा नहीं किया, और फिर अचानक कहें कि मुआहदा 10 साल का नहीं 5 साल का था, और फिर आप वापस आ जाएं और सब कुछ मान जाएं और वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो की तरफ का सफ़र शुरू कर लें। फिर हमें यह भी बता दीजिए कि कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम, कुरान आपको ये कहता है कि आप पहले तो जनरल बाजवा को उसका जिम्मेदार ठहराएं और फिर उसी के साथ डील करके जाली झूठे प्लेटलेट्स नीचे करके झूठी बीमारी बना के मुल्क से बाहर निकल जाएं और फिर वहां बैठ के साजिश करें और उस साजिश में लंदन एग्रीमेंट करें और फिर अपने मुखालफिन की, खवातीन की तहकीर करें। कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम और कुरान आपको ये कहता है कि आप लोगों के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो छीनें, लोगों की चादर चार दीवारी की तहकीर करें, लोगों को जाली तरीके से अरेस्ट करवाएं, उसके बावजूद आप इलेक्शन हार जाएं? तो फिर कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम, कुरान आपको कहता है कि यास्मीन राशिद से इलेक्शन हारने के बावजूद आप हल्फ उठाएं और माने मत अपनी हार और अड़े रहें? कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम, कुरान आपको कहता है कि 17 सीटें जीतने के बाद आपका भाई वहाँ हुकूमत बना ले और 30 सीटें जीतने के बाद और अपनी सीट हारने के बाद आपकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए? कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम और कुरान आपको कहता है कि अरशद शरीफ शहीद की शहादत पर आप और आपकी बेटी खुशियाँ मनाएं? कौन सा मज़हब, दीन, इस्लाम और कुरान आपको कहता है कि ज़िले शाह को आप लोगों की नाक के नीचे तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जाए? आप मुखालफिन की ना इज्जत छोड़ें, ना जान छोड़ें, ना माल छोड़ें और आप उनको कत्ल करवाने के लिए, उनको ख़त्म कराने के लिए हर लेवल तक चले जाएं? तो मियाँ साहब, आपको इतनी तकलीफ हो गई लोगों के नारे लगाने की, लोगों ने आपको चोर चोर कहा और कहा कि आप लोग झूठे बीमार बने हुए हैं और हमारे पैसों पर यहाँ अयाशी कर रहे हैं, तो इसकी इतनी तकलीफ हो गई मियाँ साहब, हैरान हुआ हूँ मैं आपके ऊपर कि आप इतना माइंड कर गए हैं। लेकिन बहरहाल सवालात और भी आपके सामने बहुत सारे थे, हमारे पास वक्त नहीं है, वरना आपसे बहुत सारे और सवालात हम आपसे पूछते, क्योंकि वो आप ही हैं जो कहते रहे कि इमरान खान के जलसों में लड़कियां इसलिए आती हैं कि उन्हें लड़के देखते हैं। फिर आप इसलिए कहते रहे कि इमरान खान के हक़ में जजेस इसलिए फ़ैसले देते हैं कि उनकी बीवियां जो हैं वो इमरान खान को पसंद करती हैं और उन्हें कहती हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि जवानी में उनकी माओं का क्रश इमरान खान था। आलमी ताकतों की बीवियां भी इमरान खान से इश्क करती हैं, इसलिए इनके खामद इमरान खान के हक़ में बयानात देते हैं। मिलानिया ट्रंप के ज़रिए इमरान खान को जल्द रिहा कराएंगे। फ़ौज में इमरान खान की सबसे ज़्यादा मकबूलियत इसलिए है कि जर्नैलों की बीवियां भी इमरान खान को पसंद करती हैं। मतलब आप किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं छोड़ते, बल्कि लोगों की माओं तक भी चले जाते हैं। तहरीक इंसाफ की खवातीन को नाचने वालियां आपने कह दिया, और उसके साथ साथ आपने हाल ही में जो कुछ कर डाला है पाकिस्तान के अंदर, वो कौन सा दीन, मज़हब, कुरान, इस्लाम कहता है कि किसी की बीवी की माहवारी जो है वो आप अदालतों के अंदर डिस्कस कराएं और अपने आप को उससे डिस्टेंस मत करें, उसकी आप मजम्मत मत करें, उसके सवालात पूछें और कहें, और उनके घर के सर्वेंट को वहाँ खड़ा करके एक बापर्दा औरत को जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, आप उसकी किरदार कशी करें और उसके बाद आपको किसी किस्म की भी शर्म ना आए। और आज आपको हिम्मत है कि आप दीन, मज़हब, इस्लाम और कुरान की बातें कर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें और थीं, मैंने जैसे कहा कि वक्त कम है, आगे चलते हैं। मरीम नवाज साहबा का फैशन तो हमने आपको बता ही दिया है कि बाजी ने कोई 71,000 डॉलर का ये कोट पहन रखा था, रिपोर्टेडली, जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। और उसके बाद बैग भी खासा, कोई, मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 1 करोड़ रुपए का कोई बैग भी था उनके हाथ में। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो फैशन कर रखा उसको तो छोड़ दें 1 मिनट के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि अभी चंद दिन वो स्कार्फ पहनेगी, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि वो सर्जरी जो रिपोर्टेडली हमें पता चल रहा है कि वो जो नेक की सर्जरी है उस पर भी उन्होंने झूठ बोला वहाँ पर। वो क्या कहती रही उनसे जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा गया, तो सुनिए। मैं चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, मैडम पंजाब एयरलाइन शुरू कर रही है, इंशाल्लाह करनी चाहिए, एयर पंजाब करनी चाहिए। इस पे काम हो रहा है, इस पे सोचो विचार हो रही है। मियां साहब सुन लिया आपने, उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं अब ठीक हूँ। सबको पता है बाजी आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और आपने लौंडा लपाड़ा जी से झूठी जाली खबर करवाई कि आपको पहले कैंसर था और अब आप ठीक हैं। मरीम नवाज साहबा को जो है वो कैंसर का मर्ज जो है वो लाहक हो गया है। मुझे कुछ इसकी डिटेल्स पता थी, लेकिन कुछ बैकग्राउंड मुझे पता था, लेकिन अब कुछ मजीद तफसीलात भी जो है वो सामने आई हैं। हालांकि ये बिल्कुल झूठी खबर है, आपको कभी कैंसर नहीं था और अल्लाह ना करे आपको कभी कैंसर हो। लेकिन आप लोग इस कदर बदबख्त और बेशर्म हैं कि आप कैंसर जैसी मोजी मर्ज का भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अपनी कोई मेडिकल रिपोर्ट ले आइए जिसमें आपको कभी भी कैंसर था, और मैं दोबारा दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ना करे आपको कभी भी कैंसर हो। लेकिन आप लोग इस कदर बेशर्म हैं, और वो लौंडा लपाड़ा भी इस कदर बेशर्म है कि वो डिठाई के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके पालतू बनने के लिए वो एक इतनी बड़ी चीज को झूठे तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने व्लॉग में, और कह रहे हैं कि इनको थायराइड का कैंसर था पहले और अब नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, ये आप कोई रिपोर्ट ले आए सामने जब आपको कभी भी थायराइड का कैंसर था आज तक। अगर ये चीज निकल आए तो जो चोर की सजा वो आप देंगे, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं आपसे वो सजा लूंगा। लेकिन आप लोग एक तरफ आपके एहसन इकबाल कह रहे हैं कि स्मोक जो है लाहौर में, उससे 2.5 लाख लोगों की प्रीमेच्योर मौत का खदशा है।
2.5 लाख लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं, ये एहसन इकबाल खुद अपने मुंह से मान रहे हैं, और दूसरी तरफ आप और आपके वालिद और आप लोग मिलके वहां पर क्या कर रहे हैं और किस तरह के सवाल और जवाब हो रहे हैं, वो हम तो हैरान हैं कि आप किस तरह के वहां पर आपसे सवालात हो रहे हैं और आप क्या जवाब दे रहे हैं। और वहां पर आपको पूरे का पूरा एतराज़ ये है कि लोग हमारी गाड़ी के पीछे क्यों लग गए हैं और लोगों ने हमारे साथ क्या कर दिया है। बहरहाल जो जनीवा में हुआ उस पर मोहम्मद मालिक साहब ने बहुत अच्छा तजिया किया। उन्होंने राणा तनवीर साहब से पूछा कि आपको पूरे यूरोप में 3 ही बंदे मिले थे, 3 भी ना लाते, आपकी बेइज्जती हुई है, उससे बेहतर था कि आप ये वीडियो ना बनवाते। बहरहाल इस बात पे तो लंबी बात हो सकती है, लेकिन इनकी जो पूरे ख़ानदान की बेहिसी है, बेशर्मी है, वो आप ये देख लीजिए कि एक तरफ खुद इनकी हुकूमत कह रही है कि 2.5 लाख बंदा मर सकता है, और दूसरी तरफ ये वहाँ पर लंदन में पहले पुरफ़ज़ा मकामों के अंदर अपनी स्किन की सर्जरियाँ होती हैं, और उसके बाद ये लोग रिपोर्टेडली, मैं बार बार कहूँगा, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इनको खुद ही बयान देना चाहिए कि किस चीज़ की इन्होंने सर्जरी करवाई, तो ये लोग, हम तो अपना तजिया दे सकते हैं और वो दे रहे हैं, और उसके बाद बिल्कुल कैमरे की आंखों में आंखें डाल के ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और पीछे से लौंडा लपाड़ा जी और दूसरों को छोड़ा हुआ है कि आप झूठी खबरें दे दें कि हमें कैंसर है, और कैंसर का कभी कैंसर रहा है पहले और अब उसका ट्रीटमेंट हम करवा रही हैं। बिल्कुल झूठ और तूफान जो है वो बोला गया। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुअज्जम एजाज को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान का कायम मकाम वाइस चांसलर तैनात कर दिया गया है। लेकिन जी एक और बेरोजगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब को ये ओहदा दे दिया गया है, वो रह ना जाए, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में ये पूछें कोई रह तो नहीं गया। और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल जो सर्विंग है इस टाइम, मुनीर अफसर साहब, याद कीजिए अशफाक कामरान साहबा ने इनकी तैनाती चैलेंज की थी, और चैलेंज की थी उन्होंने इनकी तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में, जहां से लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने उस तैनाती को कानून के खिलाफ करार दिया था और इनको हटाया था इनकी पोजीशन से। फिर उन्होंने मैनेज किया और अदालत से फिर स्टे ऑर्डर लिया और अपील करके अपने आप को बहाल करवाया। ये सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल है मुनीर अफसर साहब। अब इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आके कमेटी को ब्रीफिंग दी है कि 27 लाख पाकिस्तानियों का जो है वो डाटा चोरी हो गया। कितना? 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा, और ये डाटा कोई ईमेल का डाटा नहीं है। याद कीजिए अमेरिका में जब ऐसा हुआ था, और मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के, आपको पता है कि रुए रवां हैं, उनको किस तरीके से अमेरिकी जो नुमाइंदे थे पब्लिक के, उन्होंने कैसे ग्रिल किया था, कितना मुश्किल वक्त दिया था उन्हें। और वो डाटा कौन सा होता है? वो भी जाहिर इंपॉर्टेंट डाटा होता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल वगैरह, लेकिन यहाँ तो नादरा का डाटा है, आपका फैमिली ट्री, आपकी तमाम, आपका मोस्ट जो सीक्रेट और सेक्रेड आपका डाटा है किसी भी स्टेट का, शहरियों का, जो उनके पास अमानत है, वो चोरी हुआ है 27 लाख पाकिस्तानियों का। और आज उन्होंने बड़े आराम से बता दिया और ब्रीफिंग देके पतली गली निकल गए। ना उन्हें कोई पूछेगा, ना उन्हें कोई सजा देगा, ना उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी करेगा, ना वो किसी के जवाब दे हैं। तो ये दोनों खबरें भी जो है वो आपके सामने हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो हामिद मीर साहब की है कि 4 लोग इमरान खान से डील करने के लिए जेल में गए। इमरान खान साहब ने उल्टी उनकी क्लास ली और उनको कहा कि इस जेल से मेरी लाश निकलेगी, डील करके नवाज शरीफ की तरह मैं नहीं निकलूंगा। ये हामिद मीर साहब की खबर है और मैं इसे कंफर्म करता हूं कि उनकी ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। 4 लोगों के मैं नाम आपको नहीं बता सकता, पता है, मीर साहब को भी पता है, मुझे भी है, वो किसी बवजू जब इमरान खान साहब बताना चाहें तो वो बता दें। उसके बाद इमरान खान के नाम पर कोई पाबंदी नहीं है, ये पैमरा ने अदालत में जवाब जमा करवाया है। अब आप गौर कीजिए कि इमरान खान की मीडिया पर नाम नहीं लिया जा सकता। अदालत ने पैमरा से पूछा कि आपने पाबंदी लगाई, उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं लगाई। काम सीधा खुल के आ गया कि जो कुछ कर रहा है वो चौधरी निजामुद्दीन कर रहा है, हम नहीं कर रहे। पैमरा ने सीधी जो है वो हाथ उठा दिया है। शहबाज राणा की स्टोरी है कि IMF कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और इसी वजह से 4 महीने पहले IMF पाकिस्तान आ रहा है। मीन जो उनकी स्केड्यूल्ड मीटिंग थी उससे 4 महीने पहले ही वो एवेल्युएशन करने आ रहे हैं। और वजह भी आपके सामने है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो 150 अरब रुपए तकरीबन खसारे में है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था IMF के साथ। तो IMF जाहिर है इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो वो परेशानी का उन्हें सामना होगा और कुछ ना कुछ तो वो सोचते होंगे कि हमने क्या करना है। और इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही हसास अदारों की जानिब से शहरियों की फ़ोन रिकॉर्ड्स कॉल्स करने की एक पटिशन थी, उसको जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने बगैर कोई ख़ास उस पर इंसाफ दिए या बगैर कुछ किए उसको भी निपटा दिया है। बस उसको गैर ज़रूरी समझा, उन्होंने कहा करने दे रिकॉर्डिंग जो करता है, ऐसी कौन सी बात है। तो वो वाली साइड भी चौधरी साहब के लिए खोल दी है कि दबा के रखें। खबरें भी और भी हैं, उनको पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।